नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जल्द ही अब सब कमेटी की बैठक होने वाली है और प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार कड़े कदम उठाने को तैयार है। और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके संपर्क में आए अन्य लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सतपाल महाराज लाल डालनवाला स्थित अपने घर में आइसोलेट हैं। बुधवार दोपहर दिक्कत होने पर उन्हें कोरोना जांच कराई थी, जिसमें सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले साल 2020 में भी सतपाल महाराज को कोरोना संक्रमण हुआ था और अब दोबारा सतपाल को कोविड संक्रमण हुआ है। और उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में 505 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1000 के पार हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़कर अब 2.74% हो गई है। आज की अगर बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा 253 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 64, नैनीताल में 55, पौड़ी में 60 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं उधम सिंह नगर में 37 नए मामले सामने आए हैं। और उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की रैली थी, उसे रद्द कर दिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रियंका की रैली को रद्द किया गया है। अल्मोड़ा और श्रीनगर में 9 जनवरी को प्रियंका गांधी की रैली तय थी, मगर उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बाकी पार्टियां भी प्रियंका गांधी के फैसले का अनुसरण करें। संभावित प्रसार को देखते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रस्तावित जनसभाएं जो कि श्रीनगर और अल्मोड़ा में होनी है, उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल उनकी इस भावना की कद्र करते हुए बड़ी रैलियों पर स्थगन का अपना जो प्रियंका जी ने शुरुआत की है उसका अनुसरण करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि कोरोना के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार और प्रशासन किस तरह के कदम उठा रही है और क्या क्या चीजें स्थगित हुई है, दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उत्तराखंड में, जो कि चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए उनकी तबीयत कैसी है और कोरोना की रफ्तार इस वक्त कहां पर है, क्या कर रही है प्रशासन इसको लेकर? बिल्कुल नीरू, मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और डालनवाला देहरादून में अपने अभी घर पर हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। इसके अलावा जो केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं और 2.74% का कल यहाँ पर जो इन्फेक्शन का जो रेट था वो 2.74 था, जो अच्छा खासा रेट है। 505 केसेस कल आए और अगर यही रफ्तार रही तो जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनका ये अनुमान है कि जनवरी के लास्ट तक ये कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और बस गवर्नमेंट की तरफ से इसमें साफ कहा गया है कि हम कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर और भी हालात यहाँ पर और कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और इस तरीके से संक्रमण अगर फैलता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इलेक्शन सर पे है और इस दौरान रैलीज होनी है, जनसभाएं, बैठकें तमाम। तो अब चुनाव आयोग की अब डेट डिक्लेयर करता है। चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज बैठक है, उसका डेट कब डिक्लेयर होती है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोई बंदिशें इसको लेकर लगाई जाएंगी, क्या चुनाव आयोग कुछ वर्चुअल बैठकों की या वर्चुअल रैलीज की बात करेगा, इस सब पर अब पॉलिटिकल पार्टीज की नजर है। लेकिन जो प्रियंका गांधी की 2 रैलियां होनी थी श्रीनगर और अल्मोड़ा में, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है सिर्फ कोरोना के डर की वजह से। और अब कांग्रेस आगे किस तरीके से प्रोग्राम को लेके जाएगी वो देखना होगा। लेकिन आज विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की उत्तरकाशी में संपन्न हो रही है, गढ़वाल मंडल की, वहां पर भी कुछ लोग जरूर जुटेंगे। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर इस बात का है कि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस चैलेंज को किस तरीके से फेस किया जाए, किस तरीके से दूसरे ऑप्शन तलाशे जाएं। लेकिन हाँ, जहां तक बात है लोगों की सुरक्षा की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस बात का भरोसा दिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है, सभी जगह पर सीएमओस को कहा गया है कि अपनी तरफ से अलर्ट रहें और जो भी जरूरी कदम होगा। दीपांकर, एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब भी हम छोटा सा ही चाहेंगे कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसे में क्या हम माने जिस तरह से बंगाल चुनाव के वक्त सेकेंड वेव हमने देखी थी, वर्चुअल रैलीज बहुत हुई थी, तो क्या इसको लेकर भी फैसला हो सकता है?
आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव तो कराने हैं, इस बात को चुनाव आयोग बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है। बिल्कुल नीलू, इस बात का मन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं ने बना लिया है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की बात आती है कि आपको वर्चुअल रैलीज करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ, हम वर्चुअल रैलीज करेंगे, जो भी कन्विंसिंग रहेगी वो पूरे वर्चुअल रहेगी। इसी तरह से बैठकें होंगी, रैलियां होंगी, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संबोधित किया जाएगा। लेकिन उम्मीद इस बात की भी कर रहे हैं कि केसेस अगर कम बढ़े, रफ्तार कम रहे राज्य में संक्रमण की, तो नेता ये भी चाहते हैं कि आमने सामने की अगर गुफ्तगू हो, आमने सामने की अगर बातचीत हो, आमने सामने जनसभा में लोग जुटे, तो वो भी नेता चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थितियां दिख रही थी, जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वही डर इस वक्त उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी उन राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब बिल्कुल दीपांकर, कोशिश यही की जा रही कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। चुनावी साल है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। नेता चाहते हैं कि रूबरू होकर लोगों के साथ संवाद किया जाए, लेकिन स्थिति क्या बनती है ये सरकार लगातार जहां जहां चुनाव होने हैं नजर बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आज बीजेपी की गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। विजय संकल्प यात्रा समापन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मौजूद होंगे। आज राजनाथ सिंह 12 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे और फिर विजय संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। सीएम धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ के कार्यक्रम को लेकर जोशियाड़ा में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून में बुधवार को धामी कैबिनेट की बहुत अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। पिछली बैठक में इसे 1400 किया गया था। शिक्षा मित्रों के मानदेय को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। राज्य के 112 आयुर्वेदिक अस्पतालों में एक महिला और एक पुरुष 224 डॉक्टरों के पद स्वीकृत किए गए हैं। उद्यान एवं कृषि विभाग के एकीकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और फैसले के लिए सीएम को अधिकृत किया है। पुरानी पेंशन के मामले में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक पेंशन देने का फैसला हुआ है। शुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। राज्य में नई स्वास्थ्य नीति लागू करने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। वहीं गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों में पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट का फैसला भी किया गया है। हल्द्वानी और आईडीपीएल ऋषिकेश के कोविड अस्पतालों को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। वहीं फसल बीमा की बात की जाए तो किसानों का हिस्सा 2% से घटाकर 1% किया गया है। उधम सिंह नगर में सुटकुल के बाहर की सड़कों को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया गया है। राज्य में जो 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनमें एक महिला और एक पुरुष के आधार पर कुल 224 नए पदों के सृजन का निर्णय भी लिया गया। और चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सौजन्या ने बताया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक वोटर लिस्ट के नाम शामिल किए जाएंगे। अभी तक के मुताबिक 18 से 19 साल के 58,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। उत्तराखंड में इस बार 2,97,922 नए वोटर जुड़ेंगे। राज्य में अब कुल 81,43,922 मतदाता हो गए हैं। करीब 42 लाख से ज्यादा पुरुष तो 39 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। उत्तराखंड में 93,964 सर्विस वोटर हैं। उनको छोड़ के पूरा बाकी नोडल ऑफिसर्स का पूरा एक्सपेंडिचर्स का, आरओस का, एआरओस का ट्रेनिंग हमारा कंप्लीटेड है। और उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन बस अड्डा निर्माण 2 दशक बाद भी घोषणाओं तक ही सीमित रहा, जो अब में चुनावी मुद्दा बन सकता है। उत्तरकाशी का जनपद मुख्यालय गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, लेकिन 2 दशक बाद भी जनपद में स्थायी बस अड्डा न होने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है और यात्रा सीजन में गाड़ियों के पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, जिसके कारण लोगों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि जिला अधिकारी जल्द बजट स्वीकृत होने की बात कर रहे हैं। और हमारी जो उत्तरकाशी के शहर की पार्किंग है, जहाँ पे बसें खड़ी हो सकें, उसके लिए जियोग्रिड वॉल के पीछे प्रस्ताव हमने शासन को प्रेषित कर रखा है, जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है
और यही होप है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र उसका अभी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। हमें 7 करोड़ समथिंग का वो एस्टीमेट है। राज्य निर्माण के बाद गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मुख्यालय पर स्थायी बस अड्डा निर्माण को प्रमुखता से रखा, लेकिन स्थायी बस अड्डे का निर्माण सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सीमित रहा है और 2 दशक बाद भी जनपद का बस अड्डा न बन पाना 2022 में गंगोत्री विधानसभा में चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है उन्होंने तिवारी सरकार में बस अड्डे के लिए बजट स्वीकृत करवाया था। वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने जो बस अड्डा तिवारी सरकार में पास करवाया था वह झील से लगा हुआ था, जो टेक्निकली पूरी तरह से फेल था। प्राथमिकताएं हैं और मैं तो माननीय तिवारी जी के टाइम पे तो मैंने मल्टी स्टोरेज बस अड्डा जो है गैस गोदाम के पास स्वीकृत करवा दिया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई और उन्होंने वो मल्टी स्टोरेज जो बस अड्डा का निर्माण था उसको निरस्त करा। लेकिन आज आवश्यकता है इस शहर में बस अड्डे का निर्माण, पार्किंग की आवश्यकता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार बहुत पहले 2004 के आसपास भी जो यहाँ ज्ञानसू में जो एक अड्डे का निर्माण हो रहा था, लेकिन टेक्निकली उसमें इतना फॉल्ट था कि उसको जो है जो झील है, झील के लेवल के नीचे से जो उस अड्डे को बना रहे थे तो उसमें जो पानी का रिसाव हो रहा था, तो टेक्निकली वो फेल हो गया था, जबकि उसमें काफ़ी पैसा लगा है। उसके बाद जो है यहाँ पर बरनामत आ गया। अब यहाँ पर बरनामत चूँकि सामान्य स्थिति में अब कोई समस्या नहीं है और वहाँ पर जो है पीछे जो है सारा यातायात हुआ और वो लीशा डिपो हुआ, बहुत बड़ी जगह उसमें। राजनीतिक पार्टी बस अड्डे को चुनावी मुद्दा इन विधानसभा चुनावों में बना चुकी है। दोनों धामों के मुख्य पड़ाव में बस अड्डा बनने में कितना समय लगेगा ये समय ही बताएगा, लेकिन बस अड्डा आज तक न बन पाना 2022 में बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और नैनीताल सीट पर हेम आर्या ने घर वापसी तो की, लेकिन दावेदारी की टेंशन भी बढ़ गई है। बीते 4 महीनों में कांग्रेस में चल रही सिर्फ फुटअव्वल अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शुरू हो गई है। कांग्रेस से बीजेपी में लौटे हेम आर्या ने अब बीजेपी में ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस में टिकट की उम्मीद खत्म होने से लौटे हेम आर्या ने खुद को नंबर 1 उम्मीदवार बता दिया। 2 दिन पहले ही दल बदल कर आए हेम आर्या ने खुद की दावेदारी की घोषणा कर दी। वहीं दूसरे दावेदारों का मानना है कि मूल कार्यकर्ता को ही नैनीताल से टिकट मिलना चाहिए। अरे मैं भी कांग्रेस में भी नंबर 1 में था और आज भी नंबर 1 पे हूँ। बहुत अच्छी दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है और बड़ा जोश है नैनीताल की जनता में इस समय हेम आर्या को लेकर के। तो मैं संगठन से आग्रह करता हूं कि जो हमारा मूल कार्यकर्ता है कि उसी को ही संगठन में तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल हेम आर्या कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और पार्टी लाइन से अलग राग अलापने पर कांग्रेस ने उन्हें नोटिस दिया था। अब फिर से बीजेपी में आए तो दूसरे दावेदार भी उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत अनुशासनहीनता करने की रहती है। जिस दल में वो थे उस दल में भी अनुशासनहीनता के उनके ऊपर नोटिस दिए गए थे और उस हरकतों से जो अपनी हरकतें हैं उन हरकतों से यहाँ भी बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनेक कार्यकर्ता दावेदार हैं, कोई भी दावेदार अपनी दावेदारी कर सकता है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आपसी कलह नैनीताल सीट पर बढ़ गई है, जबकि हेम आर्या के जाने से कांग्रेस को फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नए गाइडलाइंस के तहत बढ़ाई सख्ती, कोरोना के मामले 1000 के पार। शाहजहांपुर को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, समर्थकों के साथ खुद बस में बैठकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया सफर। सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 का इनामी फरार आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस के चंगुल से था फरार। जौनपुर में युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप, हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। कांग्रेस के मैराथन जीतने वाली लड़की को मिली स्कूटी पर सवाल, इनाम में टूटी स्कूटी देने और लॉक काम नहीं करने का आरोप। पीलीभीत में आबकारी विभाग का छापा, 155 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर भारी बर्फबारी, जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, लोग बर्फबारी का ले रहे मजा। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी से लोग परेशान, बर्फ हटाने में जुटे बीआरओ के जवान, सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। दिल्ली, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिन और ऐसा ही मौसम रहने की जताई उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 3000 महिलाओं ने लोक नृत्य से बांधा समा,
कार्निवल में एक ही वेशभूषा में संगीत की धुन में नाची महिलाएं। पति राज कुंद्रा के साथ अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने की शिरडी साईं बाबा की पूजा। नासिक में सप्तशृंगी माता के किए दर्शन। सिंगर सोनू निगम को हुआ कोरोना, उनकी पत्नी बेटा भी कोरोना पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन के कर्मी समेत कई सेलिब्रिटीज भी कोरोना संक्रमित। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। कहा ऐसी घटना नहीं होगी बर्दाश्त, सुरक्षा में चूक पर तय होगी जवाबदेही। सुरक्षा में चूक पर पीएम मोदी ने पंजाब के अधिकारियों से कहा अपने सीएम से कहना थैंक्स, मैं जिंदा लौटा। एएनआई के हवाले से खबर। पीएम की सुरक्षा मामले पर पंजाब सीएम चन्नी ने दिया जवाब। कहा सड़क मार्ग से नहीं जाने का था पीएम का कार्यक्रम, ऐन वक्त पर दी जानकारी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, मूक दर्शक बनी रही पंजाब पुलिस। पंजाब सरकार और कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला। कहा देश से माफी मांगी कांग्रेस, पहले भी कांग्रेस ने की ऐसी साजिश। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी का पंजाब सरकार पर हमला। कहा पंजाब सरकार का रवैया बेहद निंदनीय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर साधा पंजाब सरकार पर निशाना। कहा ऐसी घटिया सोच को नहीं बनने देंगे विकास में बाधक। पंजाब सीएम का रणदीप सुरजेवाला ने किया बचाव। कहा पंजाब सरकार की कोई चूक नहीं, रैली में कुर्सियां खाली थीं इसलिए रद्द हुई रैली। पंजाब के कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने इसे बताया पंजाबियत के खिलाफ। प्रधानमंत्री को फिरोजपुर के लिए मुहैया कराना चाहिए था सुरक्षित रास्ता। फिरोजपुर में सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी की रैली हुई थी रद्द। 20 मिनट रास्ते में फंसा रहा पीएम का काफिला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक। कहा सख्ती से लागू हों पाबंदियां, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में ना हो लापरवाही। महोबा से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ओवैसी को दिया चैलेंज। कहा चरखारी विधानसभा सीट से लड़कर दिखाएं ओवैसी। संभल में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एसपी पर किया जोरदार हमला। कहा अखिलेश ने किया मुसलमानों का इस्तेमाल, मुसलमानों को किया डराने का काम। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। आवास पर आधे घंटे तक रहे पीएम। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और अब बात मौसम की करते हैं तो लगातार दूसरे दिन बर्फबारी की दूसरी किस्त पहाड़ को मिली है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर्षिल, मुखवा, धराली, झाला, सूखी टॉप, नीलांग घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, सांकरी इलाके में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से जहां पर पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं बर्फबारी काश्तकारों के लिए भी लाभदायक बताई जा रही है। बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कड़ाके की ठंड पड़ने से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते जिले में अब तक गंगोत्री हाईवे समेत 3 लिंक मार्ग बंद हो चुके हैं। गंगोत्री हाईवे सूखी के आगे लगातार बर्फबारी के चलते बंद हो चुका है। वहीं बीआरओ की मशीनें मार्ग खोलने में लगातार जुटी हुई हैं। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिसको दृष्टि रखते हुए समस्त रोड विभाग ने सड़क संबंधी विभाग को रोड सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अभी तक जो सुखी धराली से ऊपर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तथा इसके अतिरिक्त 3 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और बकाये अन्य क्षेत्रों में यातायात सुचारू। वहीं देहरादून के हिल स्टेशन की बात की जाए चक्राता की, तो यहां पर ऊंचाई वाली जगहों लोखंडी, बुधेश्वर घाटी, खंडवा टोप, मुंडाली समेत कई जगहों पर आज कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का पर्यटकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इससे पहले कल भी इन जगहों पर बर्फबारी हुई थी।
और पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होने लगी है। ये नजारा है चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का, जहां पर 3 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। बीआरओ रोड को खोलने में जुटी हुई है। चाइना बॉर्डर के करीब बस, गुंजी, कूटी और नाभी गांव तो पूरी तरह से सफेद चादर से लिपट गए हैं। वहीं दारमा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो दारमा घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है और सबसे ज्यादा दिक्कत बीआरओ को यहां से बर्फ हटाने में हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार बर्फबारी के चलते 3 इंच से ज्यादा मोटी परत इस वक्त सड़कों पर जमा हो गई है और कोशिश यही की जा रही है कि रास्ता ब्लॉक ना हो, इसलिए बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। और श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट में 8 जनवरी को निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करने वाले हैं। मंत्री श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत ने स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद उसका नाम देश के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही धन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम में मौजूद सुविधाओं से बेहतरीन है। हम आपको बता दें कि रेल विकास निगम के सहयोग से इस खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी और मैं इस स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं कि 8 तारीख को हम इस स्टेडियम का नाम जो है, जो हमारे सीडीएस थे और देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और देश के लिए वो शहीद भी हो गए हैं, जनरल बिपिन रावत जी के नाम से स्टेडियम का। और कांग्रेस अगले करीब 10 दिन में अपनी घोषणा पत्र जनता के सामने रखेगी और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदलना जनता की भावनाओं का अपमान है। राज्य में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस यही बात जनता को बताएगी और अगले 5 साल के लिए जो वादे करेगी वो पूरे भी करेगी। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। 60 पार युवा नेतृत्व के नारे के साथ बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। कांग्रेस ने क्या कोई टारगेट रखा है सीटों पर? मेरे साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। सर, आपने कोई टारगेट रखा है? 60, 50, 55? टारगेट 70 की 70 सीटें हैं और मैं समझता हूं कि हमारा जो कैडर है, हमारा जो नेतृत्व है, वो लगातार 70 की 70 सीटों पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जो हमारे आज कंटेंडर्स उभर कर आए हैं इस दौरान, हम लगातार उनके ऊपर नज़र रखे हैं, कौन किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, संगठन के साथ कितना व्यवहारिक है, वो लोगों के साथ कितना अपना तालमेल बना के रखा है। तो हमारा स्पष्ट है कि हम 70 की 70 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव में जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो 3 मुख्यमंत्री बदले हैं इस दौरान, तो जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारा कैंपेन है, कहीं ना कहीं उसी पे केंद्रित है और ये मर्म है उत्तराखंड के लोगों का।